नमस्कार साथियों। हिंदी व्याकरण की चर्चा कर रहे थे और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम शब्द विचारों का अध्ययन कर रहे थे। और शब्द विचारों के अंतर्गत हमने व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर और इसके अलावा उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों का वो अध्ययन कर लिया था। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द। तो दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्द भी तीन प्रकार के माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर भी शब्द कितने प्रकार के माने जाते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द तीन प्रकार के ही माने जाते हैं। तीन प्रकारों के अंतर्गत सबसे पहला हमें पढ़ने को मिलता है वाचक शब्द। दूसरा हमें पढ़ने को मिलता है लक्षक शब्द। और तीसरा हमें पढ़ने को मिलता है व्यंजक शब्द। ठीक है, व्यंजक शब्द। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द पढ़े थे, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द पढ़े थे। व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर हमने शब्दों में रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द पढ़े थे। और अर्थ के आधार पर भी शब्द मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। तीन में सबसे पहला शब्द होता है वाचक शब्द, दूसरा लक्षक शब्द और तीसरा होता है वो व्यंजक शब्द कहलाता है। और दोस्तों, आगे अध्ययन करेंगे कि इन्हीं तीनों शब्दों के आधार पर भी शब्द शक्ति भी मानी जाती है। तो ये चर्चा तो शब्द शक्ति में ही करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं वाचक शब्द की और परिभाषा की बात करते हैं कि वाचक शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, परिभाषा, वाचक शब्द किसे कहते हैं? तो कोई भी शब्द है वो वाचक है, लक्षक है या व्यंजक है, उसका जब तक हम वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे ना, तब तक पता नहीं चलेगा। तो वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्द जानने के लिए हमें उस शब्द का वाक्य में तो प्रयोग जरूर करना पड़ेगा। तो परिभाषा भी उसी आधार पर ही प्रकट होती है कि वाक्य में प्रयोग करने के बाद, वाक्य में प्रयोग करने के बाद, वाक्य में प्रयोग करने के बाद यदि कोई शब्द, वाक्य में प्रयोग करने के बाद यदि कोई शब्द अपने मूल अर्थ, अपने मूल अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, वास्तविक अर्थ, वास्तविक अर्थ और शब्दकोशीय अर्थ, परिभाषा में हमने जाना है कि वाक्य में प्रयोग करने के बाद ही इन तीनों शब्दों का पता चलेगा कि इनमें से वाचक कौन सा है, इनमें से लक्षक कौन सा है और इनमें से व्यंजक कौन सा है। वाचक शब्द की परिभाषा पढ़िए कि वाक्य में प्रयोग करने के बाद में यदि कोई शब्द अपने मूल अर्थ को, इसके अलावा लोक प्रचलित अर्थ को, इसके अलावा वास्तविक अर्थ को और वास्तविक अर्थ के साथ में यदि शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है तो वह क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है। जैसे एक पुस्तक शब्द का यदि मैं वाक्य में प्रयोग करता हूं तो वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब पुस्तक शब्द का वाक्य में प्रयोग करने के बाद में ये अपने वास्तविक अर्थ को ही प्रकट कर रहा है, इसलिए वाचक शब्द माना जाता है। यदि मैं विद्यालय शब्द का प्रयोग करता हूं तो रमेश
विद्यालय जा रहा है। बालक क्रिकेट खेल रहा है। बालक क्रिकेट खेल रहा है। कविता चित्र बना रही है। कविता चित्र बना रही है। कपिल टीवी देख रहा है। कपिल टीवी देख रहा है। खुशी खाना खा रही है। सुमित गाना गा रहा है। पिताजी पिताजी खेत में जा रहे हैं। पिताजी खेत में जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द, ये सरल और साधारण वाक्य, और सरल और साधारण वाक्य होते हैं, उन सब में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य होते हैं ये सारे के सारे वाचक शब्दों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो पुस्तक है, विद्यालय, क्रिकेट है, चित्र है, टेलीविजन है, खाना है, गाना है, खेत है, ये सारे के सारे शब्दों का हमने में किया, वाक्य में प्रयोग किया। और वाक्य में प्रयोग करने के बाद में ये सारे के सारे शब्द अपने मूल अर्थ, अपने लोक प्रचलित अर्थ, वास्तविक अर्थ और शब्दकोशीय अर्थ को ही प्रकट कर रहे हैं। किसको प्रकट करें? इस शब्दकोशीय अर्थ को ही प्रकट कर रहे हैं। तो वाक्य में प्रयोग करने के बाद में यदि कोई शब्द अपने मूल अर्थ, अपने लोक प्रचलित अर्थ, अपने वास्तविक अर्थ, अपने शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है दोस्तों, वहां पर हमेशा ही यदि पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर कौन सा शब्द माना जाता है, तो वहां पर हमें एक बात याद रखनी है कि ऐसे वाक्यों में हमेशा ही वाचक शब्द की प्राप्ति होती है। इसके बाद में बात करते हैं लक्षक शब्द। लक्षक शब्द, अब लक्षक शब्द है, इसकी जो परिभाषा है, लक्षक शब्द की परिभाषा वाचक शब्दों से विपरीत है और व्यंजक शब्द की परिभाषा हमें सबसे अलग ही पढ़ने को मिलेगी। इसका मतलब यदि हमें इनकी तीनों वाचक अर्थ के आधार पर जो शब्द, इन शब्दों की परिभाषा भी याद रहेगी, तो परिभाषा याद होने के बावजूद, परिभाषा याद होने पर हमारा इस प्रकार का कोई भी प्रश्न है वो कभी गलत नहीं होगा। तो परिभाषा निकल के आती है कि वाक्य में प्रयोग करने के बाद, वाक्य में प्रयोग करने के बाद, वाक्य में प्रयोग करने के बाद यदि किसी शब्द का, यदि किसी शब्द का मूल अर्थ, यदि किसी शब्द का मूल अर्थ, वास्तविक अर्थ, मूल अर्थ, वास्तविक अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ
लोक प्रचलित अर्थ और शब्दकोशीय अर्थ शब्दकोशीय अर्थ ग्रहण करने में, शब्दकोशीय अर्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? बाधा उत्पन्न होती है। बाधा उत्पन्न होती है, परंतु लक्षणों के आधार पर, परंतु लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वह लक्षक शब्द माना जाता है। क्या माना जाता है? लक्षक शब्द माना जाता है। इसका मतलब है लक्षक शब्द की जो परिभाषा है, ये लक्षक शब्द की परिभाषा वाचक शब्द के विपरीत है। वाचक शब्द में पढ़ा था कि वाक्य में प्रयोग करने के बाद में कोई भी शब्द अपना मुख्य अर्थ, शब्दकोशीय अर्थ, वास्तविक अर्थ और लोक प्रचलित अर्थ को प्रकट करता है। लेकिन लक्षक शब्द में वाक्य में प्रयोग करने के बाद में यदि कोई शब्द अपना वास्तविक अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, शब्दकोशीय अर्थ ग्रहण करने पर क्या उत्पन्न होती है? बाधा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? बाधा उत्पन्न होती है। एक शब्द याद रखिए, बाधा। परंतु किसके आधार पर? लक्षणों के आधार पर, उसकी कार्य प्रणाली के आधार पर, लक्षणों के आधार पर यदि कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां पर उसे लक्षक शब्द माना जाता है। क्या माना जाता है? वहां पर उसे लक्षक शब्द माना जाता है। जैसे मैं लिखता हूं मोहन तो गधा है। मोहन तो गधा है। अब प्रश्न ये बनता है कि एक व्यक्ति गधा कैसे हो सकता है? या फिर दूसरा वाक्य लिखता हूं, वह लड़की तो नीरी गाय है। वह लड़की तो नीरी गाय है। तो यहां पर जो गधा शब्द है उसका जो मुख्य अर्थ प्रकट होता है, इसका मुख्य अर्थ तो गधा ही प्रकट होता है। लेकिन इसका लक्षणों के आधार पर यदि कोई लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, लक्षणों के आधार पर लक्ष्यार्थ जो प्रकट होता है वो तो प्रकट होता है मूर्ख। तो गधा शब्द का लक्षणों के आधार पर दूसरा अर्थ क्या निकाला गया? मूर्ख निकाला गया। वह लड़की तो नीरी गाय है। वह लड़की तो नीरी गाय है। ऐसा नीरी गाय का जो मुख्य अर्थ होगा, वास्तविक अर्थ होगा, नीरी गाय का मुख्य अर्थ तो नीरी गाय होगा। लड़की, वह लड़की तो नीरी गाय है, तो मुख्य अर्थ इसका है नीरी गाय। लेकिन यदि इसके लक्ष्यार्थ की बात करते हैं, किसकी? लक्ष्यार्थ की, तो लक्ष्यार्थ का इसका अर्थ निकलता है सीधा सरल स्वभाव। सीधा सरल स्वभाव। सीधा सरल स्वभाव। ठीक है।
तो वास्तविक अर्थ ग्रहण करने पर तो बाधा उत्पन्न होती है कि भाई एक व्यक्ति गधा ओब्लिक गाय कैसे हो सकता है, लेकिन लक्षणों के आधार पर इनका अर्थ मूर्ख और सीधा सरल स्वभाव ग्रहण किया जाता है। अतः ये सारे ये दोनों शब्द हैं, ये दोनों के दोनों शब्द क्या माने जाते हैं, ये दोनों लक्षक शब्द माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? लक्षक शब्द माने जाते हैं। देखो कुछ और शब्दों की बात करते हैं और वाक्यों की बात करते हैं। जैसे जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, व्यक्ति को जीवन में अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं। व्यक्ति को जीवन में अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं। तो अनेक पर्वत पार करना मुहावरा है, जहां पर मुहावरे का प्रयोग किया जाता है वहां पर हमेशा लक्षक शब्द ही माना जाता है। तो मुख्य अर्थ तो पर्वत पार करना हो गया, लेकिन इसका लक्ष्यार्थ क्या हो गया? एक व्यक्ति को जीवन में अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं। इसका मतलब व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसका लक्ष्यार्थ क्या हो गया? कठिनाइयां हो गया। और वाक्य लिखता हूं, जैसे बाजार में लाठियां चल रही थी। बाजार में लाठियां चल रही थी। अब बाजार में लाठियां चल रही थी, इसका मतलब लक्ष्यार्थ की प्राप्ति हो रही है कि कोई न कोई लड़ाई हो रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। लाल पगड़ी आ रही है, लाल पगड़ी आ रही है। तो यहां पर लाल पगड़ी जो शब्द है वो सैनिकों के लिए, लाल पगड़ीधारी जो सैनिक होते हैं उन्हें सैनिकों के लिए प्रयोग किया है। तो यहां पर भी लाल पगड़ी का अर्थ लाल पगड़ीधारी सैनिक ग्रहण किया गया। यहां पर फिर से लक्ष्यार्थ की प्राप्ति हो रही। राजस्थान तो वीर है, राजस्थान तो वीर है। अब राजस्थान वीर है, इसका लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है कि राजस्थान वीरों की भूमि है। राजस्थान किसकी भूमि मानी गई? राजस्थान वीरों की भूमि मानी गई है। और ये अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते तो भारत के नक्शे में राजस्थान नहीं होता। और जब जब राजस्थान के वीरों ने घुटने टेके, विदेशी आक्रमणकारी जितनी भी जातियां थी ने, उन पूरी जातियों ने भारतवर्ष पर शासन किया है। क्यों? क्योंकि जितनी भी विदेशी आक्रमणकारी जातियां भारत में जिन्होंने प्रवेश किया है, उन्होंने सबसे पहले पश्चिमी पंजाब या पंजाब के साथ में राजस्थान वाला इलाका है, क्योंकि एक तरफ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इधर से कोई पैदल चल के आया नहीं। म्यांमार की तरफ अराकान योमा पर्वत श्रेणी है और एक तरफ पर्वतराज हिमालय जिस पर हमेशा बर्फ पड़ी हुई रहती है। तो तीन तरफ से किसी भी विदेशी आक्रमणकारी जाति आई नहीं कि यदि वो नाव से आते तो सैनिकों के साथ में और सामान, हाथी घोड़ा और तोप वगैरह, वो सारे इतने सारे सामान कैसे लेकर आते? तो पूरा का पूरा रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र खाली पड़ा था और हर बार इन्होंने सबसे पहले जो आक्रमण किए वो राजस्थान में, और राजस्थान के वीरों ने उनको अब मिट्टी में मिला दिया है। कहने का मतलब अपनी वीरता का प्रदर्शन करके उल्टे पांव सारी लगभग जब जब इन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया तो विदेशी आक्रमणकारी जातियों को उस स्थान को छोड़कर भागना ही पड़ा है। और जब जब हारा है, जैसे राणा सांगा, और राणा सांगा बाबर से भरतपुर में उस युद्ध के अंतर्गत हार जाता है। हारने के बाद में मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है, पूरे भारत पर ये शासन करते। इसका मतलब जब जब राजस्थान की भूमि पर पैदा होने वाले जो वीर पुरुष थे, वो वीर पुरुषों को पराजय मिली है। तो राजस्थान में पराजय मिलने के बाद में भारतवर्ष में उन्होंने अपना परचम लहराया है। कहने का मतलब विदेशी आक्रमणकारी जातियों ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये बात सही है कि राजस्थान वीरों की भूमि है। यहाँ के जो पुरुषों की वीरता को देखकर, राजस्थान की भूमि को देखकर कहा गया कि राजस्थान कैसा प्रदेश है? वीर प्रदेश है। और इसके अलावा मैं वाक्य लिखता हूं कि पंजाब तो शेर है, पंजाब तो शेर है। यानी पंजाब के वीर पुरुषों को किसकी संज्ञा दी गई है?
शेर की संज्ञा देगी। तो यहाँ पर वास्तविक लोक प्रचलित अर्थ और शब्दकोशी अर्थ ग्रहण करने पर तो बाधा उत्पन्न हो रही है, लेकिन लक्षणों के आधार पर यदि दूसरा अर्थ या अन्य अर्थ ग्रहण किया जा रहा है तो ऐसे के ऐसे सारे शब्द क्या माने जाते हैं, ऐसे सारे शब्द दोस्तों लक्षक शब्द माने जाते हैं। इसका मतलब लक्षक शब्द है वो वाचक शब्द के विपरीत मुख्य अर्थ प्रकट होता है तो लक्ष्य वाचक शब्द है, और लक्ष्यार्थ प्रकट हो रहा तो कौन सा होता है, लक्षक शब्द है। और लास्ट पढ़ते हैं व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द, ठीक है। व्यंजक शब्द में व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, और व्यंग्यार्थ जब प्रकट होता है तो परिभाषा निकल के आती है कि किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग करने के बाद में, ऐसा लिखते हैं, वाक्य में प्रयोग करने के बाद, वाक्य में प्रयोग करने के बाद, वाक्य में प्रयोग करने के बाद यदि कोई शब्द, यदि कोई शब्द, यदि कोई शब्द अलग अलग प्रसंग, यदि कोई शब्द अलग अलग प्रसंग, अलग अलग प्रसंग के अनुसार, अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ, अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ, अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट करने लगता है, अलग अलग अर्थ प्रकट करने लगता है, तो उसे लक्षक शब्द कहते हैं, सॉरी, तो उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजक शब्द कहते हैं। इसका मतलब व्यंजक शब्द की जो परिभाषा है वो वाचक शब्द और लक्षक शब्द दोनों के विपरीत है, दोनों से ही अलग है। वाचक शब्द और लक्षक शब्द की परिभाषा एक दूसरे के विपरीत है, जबकि व्यंजक शब्द की परिभाषा दोनों से ही अलग है कि वाक्य में प्रयोग करने के बाद में यदि कोई शब्द अलग अलग प्रसंग के अनुसार, किसके अनुसार, मोती, मानस चून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहां पर जो पानी शब्द है, इस पानी शब्द का अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण किया गया है। पानी का जो अर्थ है मोती के संबंध में चमक, यदि मोती की चमक बरकरार है और ये कचरे के ढेर में भी पड़ा हुआ रहता है तो भी ये मोती कीमती ही माना जाता है, लेकिन इसकी चमक अर्थात पानी चला जाता है, मोती का पानी चला जाता है, इसकी चमक चली जाती है। ये चमक चली जाने के बाद में यदि ये तिजोरी में भी पड़ा रहता है तो उसकी कीमत न के बराबर नहीं होती। मनुष्य के संबंध में पानी का अर्थ इज्जत ग्रहण किया गया है, अर्थात मनुष्य का पानी चले जाने के बाद में, इज्जत चले जाने के बाद में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। और चून के संबंध में इसका जो अर्थ स्वीकार किया गया है दोस्तों, वो क्या स्वीकार किया गया, जल। चून में अत्यधिक जल चले जाने के बाद में भी वो किसी काम का नहीं होता। तो पानी शब्द का अलग अलग प्रसंग के अनुसार मोती के संबंध में चमक और मनुष्य के संबंध में इज्जत और चून के संबंध में जल ग्रहण किया गया है। तो किसी भी इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करने के बाद में यदि कोई शब्द अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ को प्रकट करता है तो वहां पर व्यंजक शब्द माना
जाता है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, आग में, आग में जल जाने से, आग में जल जाने से क्या होता है? आग में जल जाने से क्या होता है? तो जल का एक अर्थ हम जलना ग्रहण करते हैं, एक अर्थ क्या ग्रहण करते हैं? जलना। एक अर्थ जलना ग्रहण करते हैं और दूसरा अर्थ जल का पानी ग्रहण करते हैं। यहां पर भी प्रसंग बदल जाएगा, अलग अलग प्रसंग के अनुसार। आग में जलने से क्या होता है? आदमी मर जाता है। और आग में जल यानी पानी जाने से क्या होता है? तो आग बुझ जाती है। अलग अलग प्रसंग के अनुसार भी अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जा रहे हैं। और एक और वाक्य की चर्चा करते हैं। कौवा उड़ता आकाश में, मगर रहता कहाँ है? मगर रहता कहाँ है? मगर का अलग अलग प्रसंग के अनुसार हम दो अर्थ निकाल सकते हैं। मगर का अर्थ हम परंतु या लेकिन ग्रहण कर सकते हैं। और मगर का दूसरा जो अर्थ है वो मगरमच्छ ग्रहण कर सकते हैं। क्या ग्रहण कर सकते हैं? मगरमच्छ ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। कौवा उड़ता आकाश में लेकिन रहता कहाँ है? पेड़ों पर, घोंसले में, एक। दूसरा, कौवा उड़ता आकाश में, कौवा आकाश में उड़ता है लेकिन मगरमच्छ कहाँ रहता है? तो पानी में। तो परिभाषा में भी ये उल्लेख किया कि वाक्य में प्रयोग करने के बाद में यदि कोई शब्द अलग अलग प्रसंग के अनुसार दोस्तों अलग अलग अर्थ को ग्रहण करने लगता है तो वहां पर व्यंजक शब्द माना जाता है। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। एक लक्षक शब्द, सॉरी व्यंजक शब्द, लक्षक शब्द और वाचक शब्द। ठीक है, वाचक, लक्षक और व्यंजक। तो वाचक में परिभाषा पढ़े थे कि किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो अपना मूल अर्थ प्रकट करता है तो वाचक है। और मूल अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है और लक्षणों के आधार पर यदि अन्य कोई अर्थ प्रकट किया जाता है तो वो लक्षक शब्द है। और अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है दोस्तों, तो उसे व्यंजक शब्द के नाम से जाना जाता है। तो ये टॉपिक भी पूरा हुआ। नेक्स्ट चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास में।